हेलो एवरीवन, वेलकम दीपशिका ला क्लासेस। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साइलेंट फीचर्स के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ए रिटन, फर्स्ट पे क्या, ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन फॉर्म में, मतलब आर्टिकल्स के रूप में दिया हुआ है। फर्स्टली, लिमिटेड गवर्नमेंट, द सोवरेन पावर आर डिवाइडेड अमोंगस्ट द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी। All three power defined by the constitution and none can be beyond its own power of or encroach other organs। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सोवरन पावर है, मतलब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये थ्री पावर्स अलग अलग रूप में अलग अलग आर्टिकल में डिफाइन की गई है और ये एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकती। पार्लियामेंट का क्या काम है? पार्लियामेंट का काम है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है उसको इम्प्लीमेंट करना और जुडिशरी का काम है उसको प्रोटेक्शन प्रदान करना। सेकेंडली, सुप्रीमेसी इन इंडिया लाई विद द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट विद द पार्लियामेंट लाइक ब्रिटिश पार्लियामेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीमा, लैक्स द पैरामाउंट लॉ ऑफ लैंड, देयर इज नो डिपार्टमेंट और ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट अबव ऑफ बियॉन्ड इट। मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। हाँ, ये मतलब उसी ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरह, पार्लियामेंट इसमें सुप्रीम नहीं है। हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन को ही सुप्रीम माना गया है और ये इसकी जो गवर्नमेंट के पार्ट्स हैं जैसे लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन से अबो नहीं है। ये किस केस में कहा गया है? B.R. कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में ये कहा गया है। Thirdly, the Constitution of India confer power on the organs of the government. It also imposes limit on the power, but it are not violated by any of the organs. The Supreme Court of India observed and declared a law unconstitutional which contravenes any mandatory provision of the Constitution. ये कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो थ्री ऑर्गन्स है, जैसे गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, जुडिशरी को ये पावर प्रदान करता है। ये मतलब उसके बारे में इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब किया गया है। अगर पार्लियामेंट ऐसा कोई लॉ बनाती है जो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेशन करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको क्या करती है? उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। ये किस केस में कहा गया है? RMDC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और री दिल्ली लॉ एक्ट में कहा गया है। द लेंथीएस्ट बुक लिस्ट एंड द मोस्ट डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सबसे लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन है इन द वर्ल्ड में और डिटेल में, इस मतलब इसमें डिटेल में हर प्रोविज़न का डिटेल में इसका डिस्कशन किया गया है। इसमें 443 आर्टिकल्स है, 24 में डिवाइडेड है और इसके 12th शेड्यूल है जो कि 87th अमेंडमेंट में ऐड किया गया था। 12th द फ्रेमर ऑफ द Indian Constitution gained experience from the known constitution of the world. The study all the world constitution and adopted good provision and avoided the defeats and loopholes. हमारे जो इंडिया मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा बन रहा था तो उस फ्रेमर्स ने क्या किया? ऑल ओवर द वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन को रीड किया और जो उसमें गुड प्रोविजंस थे और जो उसमें मतलब वेलफेयर ऑफ द पीपल के प्रोविजंस थे उनको अडोप्ट किया और जो कमियां थी उनको अवॉइड कर दिया। Common Constitution. The Indian Constitution deal with the organization and structure of the central government and state government. The Constitution follow President of Canada. The Canadian Constitution prescribe composition of union and province. जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब स्टेट का और यूनियन का स्ट्रक्चर दिया गया है वो हमने कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अडोप्ट किया गया है, वहाँ के रूल को फॉलो किया गया है। The Indian Constitution has reduced to writing like that principle of collective responsibility of the ministers and parliamentary procedure। मतलब जो फ्रेमर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इस लिखने से उन्होंने ये चीज़ें नहीं लिखी, प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी और मिनिस्टर में मतलब मिनिस्टर की प्रिंसिपल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी और पार्लियामेंट्री प्रोसीजर क्या होगा, ये उसमें रिटर्न नहीं है। To ensure Indian future, the framer include concept of social welfare state which is
गिवन पार्ट 4 ऑफ द टाइटल डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। जो फ्रेमर है फ्यूचर के लिए उन्होंने क्या किया, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक, इसमें सोशल वेलफेयर और इकोनॉमिकल वेलफेयर की बात की गई है। ये उन्होंने मतलब ये मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन अगर मतलब सरकार इनको, गवर्नमेंट इनको फॉलो नहीं करती है तो जनता फिर मतलब उस सरकार को गिरा सकती है। जब वोट डालती है, अगर वो पीपल के वेलफेयर के बारे में, सोशल वेलफेयर के बारे में काम नहीं करती है तो मतलब जनता को राइट है कि वो दूसरी सरकार ला सके। The Constitution contains of fundamental rights securing of the people the basic natural and inalienable rights। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, वो क्या करते हैं, लोगों के अधिकार को, जो राइट्स होते हैं, इक्वल लैंड, इक्वल प्रोटेक्शन, SCBC के बारे में भी प्रोविजन बनाए गए हैं। और जो मतलब उसकी फ्रीडम एंड स्पीच के, राइट टू लाइफ एंड इक्वलिटी के बारे में बात करते हैं तो ये प्रदान किए गए हैं। और आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 इसको प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं। अब किसी भी व्यक्ति का कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो वो रिट के थ्रू, जो हमारी 5 टाइप की रिट दी गई है, वो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट में रिट डाल सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन डिटेल प्रोविजन रिलेटिंग टू सिटीजनशिप, ऑफिशियल लैंग्वेज, गवर्नमेंट सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिटेल में डिस्कशन किया गया है सिटीजनशिप के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, गवर्नमेंट की सर्विस के बारे में और मतलब जो इलेक्शंस के बारे में बात की गई है। ये क्या है, लायर पैराडाइज, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहा गया है, वकीलों का स्वर्ग। मतलब वकील में ही कोर्ट रूम में वकील ही इसके पैरवी करते हैं और वो ही इसको मतलब जो वेलफेयर को लागू करवाते हैं। इसमें पहले क्या थे, आर्टिकल 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल थे। और ये रैंसैकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वेरियस सोर्स क्या है, एक तो उसके सोर्स क्या क्या है, एक तो रैंसैकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, मतलब जहाँ से ये अडोप्ट किया गया है 1935 से, ये 250 प्रोविजंस इसमें अडोप्ट किए गए हैं। और अमेरिका से, आयरिश से, रशियन से, जापान से, यूके से भी कुछ प्रोविजन अडोप्ट किए गए हैं इसके, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ से बनाया गया है। ए सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सोवरन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सोवरन है, इस पर किसी के रूल लागू नहीं होते, इसके अपने रूल हैं, इसके अपने आर्टिकल्स हैं, ये अपने रूल को फॉलो करता है, कोई बाहर की पावर इस पर राज नहीं कर सकती। सोशलिज्म मीन्स सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ द सोसाइटी विच ओनली इम्प्लाइज इक्वल अपॉर्चुनिटी टू इट इंडिविजुअल फॉर प्रोग्रेस। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को इक्वलिटी प्रदान की गई है, मैन और वुमेन को इक्वलिटी प्रदान की गई है, जैसे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मैन और वुमेन को इक्वल माना गया है। इसमें आर्टिकल 14 इसके इक्वलिटी के बारे में बात करता है, आर्टिकल 18 17 इक्वलिटी के बारे में बात करता है और आर्टिकल 39A इक्वलिटी के बारे में बात करता है। सेकुलरिज्म एडिड इन प्रीएम्बल 42nd अमेंडमेंट में इसको ऐड किया गया था। इसका मीनिंग है कि स्टेट का कोई अपना रिलीजन नहीं है और स्टेट सब धर्मों का सम्मान करती है, स्टेट का कोई अपना अलग से रिलीजन नहीं है। डेमोक्रेसी डिफाइंड एज ए गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट एवरी सिटीजन हु अटेन द एज ऑफ 18 ईयर इज वेस्टेड राइट टू वोट। इसमें ये कहता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों के लिए होती है, लोगों के द्वारा होती है और लोगों की ही होती है। इसमें जो व्यक्ति इन 18 साल से ऊपर की एज प्राप्त कर चुका है उसको वोट मतलब राइट है, वोट देने का अधिकार है। रिपब्लिक मतलब जो स्टेट का हेड होता है वो लोगों द्वारा इलेक्ट होता है और सुप्रीम पावर किसमें रेस्ट होती है, पीपल में, लोगों में रेस्ट होती है और वह अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर सकते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, हमारे गवर्नमेंट का पार्लियामेंट्री, द हेड ऑफ द स्टेट इज मेनली कॉन्स्टिट्यूशन, एंड जो स्टेट का यूनियन का हेड होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन का भी हेड माना जाता है। एग्जीक्यूटिव वेस्टेड रियल पावर मेड अनसेबल टू द लेजिस्लेचर, मतलब जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो पार्लियामेंट को
जवाबदेह होते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट हुज वर्क विद द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब जो पीएम होता है वो स्टेट का हेड होता है और वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मतलब उसकी एड से उसकी एडवाइस से ही काम करता है। काउंसिल मिनिस्टर कोलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस, और राज्यसभा के लिए काउंसिल मिनिस्टर जवाबदेही होती है, ये आर्टिकल 17(4) कहता है। मेजोरिटी पार्टी रूल, मतलब मेजोरिटी पार्टी रूल क्या कहता है, ये कहता है कि जिस पार्टी की मेजोरिटी होगी, जिस पार्टी मतलब हाफ से ज़्यादा मेजोरिटी हो, उसी पार्टी का पीएम चुना जाएगा। डिसोल्यूशन ऑफ पावर, लोअर हाउस, लोकसभा और असेंबली, लोकसभा और असेंबली में इसकी पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। लीडरशिप ऑफ पीएम और चीफ मिनिस्टर, मतलब स्टेट में सीएम लीडर होता है और यूनियन में पीएम लीडर होता है। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।